सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग सिंटैक्स की इस सीरीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। हिंदी में भी आपको इसमें काफ़ी सपोर्ट मिल रहा होगा, जिससे कि आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी, आप रूल्स को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। कई बार मैं अपनी क्लासेस में कहता रहता हूं कि रूल्स आप किस लैंग्वेज में समझ रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। रूल समझ में आ गया, उसे अप्लाई कैसे करना है, अगर ये दो चीज़ समझ में आ गई तो बिना लैंग्वेज बैरियर के भी आप बहुत आसानी से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपको कोई लैंग्वेज बैरियर वहाँ फील नहीं होगा। ऐसा नहीं लगेगा कि इंग्लिश में नहीं पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश में परफॉर्म कैसे करेंगे। यहाँ पर गाइस हम इंग्लिश राइटिंग से ज़्यादा फोकस कर रहे हैं करेक्ट इंग्लिश राइटिंग पर, कि जब इंग्लिश लिखी जाती है अगर हमारा सब्जेक्ट किसी बाहरी तत्व से यानी कि किसी डिटर्मिनर से, किसी आर्टिकल से, किसी एडजेक्टिव से अगर प्रभावित होता है या उसका कोई इम्पैक्ट अगर हमारे सब्जेक्ट पर पड़ रहा होता है तो उस चीज़ का इम्पैक्ट वर्ब पर कितना पड़ता है या क्रिया उससे कितनी ज़्यादा प्रभावित होती है, इन चीज़ों को हम लोग देख रहे हैं। लास्ट लेक्चर में एंड की हमने बहुत लंबी चौड़ी रामकथा सुनी और अब आगे के टॉपिक्स आज हम लोग देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले, आगे का टॉपिक देखते हैं। साथ ही साथ हम लोग अपवाद साथ के साथ देखते हुए चल रहे हैं गाइस। तो एक्सेप्शन केसेस जो हैं वो हैंड टू हैंड हम लोग साथ के साथ देख रहे हैं और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी साथ के साथ ही इसे प्रैक्टिस करते चले, ताकि आगे आपको अपवाद या एक्सेप्शन केसेस अलग से ना देखने पड़े और कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। इसीलिए पॉइंट टू पॉइंट हम लोग हर चीज को देखते हुए साथ में चल रहे हैं। लेट्स स्टार्ट गाइस, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए गाइस देखते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो फॉर्म यानी स्वरूप में यानी दिखने में तो प्लूरल है, लेकिन इनका प्रयोग हमेशा, इनका यूज हमेशा सिंगुलर नंबर में होता है और इनके साथ सिंगुलर वर्ब ही यूज होती है। इसका क्या मतलब है, दिखने में लगते हैं कि प्लूरल होंगे लेकिन मीनिंग में सिंगुलर होते हैं। दिखने में प्लूरल लगते हैं, इसका क्या तात्पर्य है, तो आपकी और हमारी, हम सब की जो बचपन की समझ है वो सीधी सी क्या समझ है, अगर किसी भी नाउन में लास्ट साउंड आ रहा है स का, अगर किसी भी नाउन में लास्ट साउंड आ रहा है स का तो वो प्लूरल है, और अगर स का साउंड नहीं आ रहा है तो वो सिंगुलर है। ये सीधी सी बात है। बॉयज प्लूरल, बॉय सिंगुलर, पेन्स प्लूरल, पेन सिंगुलर, चाइल्ड सिंगुलर, चिल्ड्रन प्लूरल। तो यहां गड़बड़ हो जाती है। कई स्टूडेंट कर देते हैं चाइल्ड सिंगुलर और चाइल्ड्स प्लूरल, तो वो नहीं करना है, वो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो स का साउंड जो है हमेशा प्लूरल को दर्शाने वाला नहीं होता है। इंग्लिश में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनकी स्पेलिंग में ही लास्ट में एस आ जाता है, तो वो वहां पर सिंगुलर ही रहते हैं, प्लूरल नहीं हो जाते हैं। ठीक है, उनमें कौन कौन से हैं, तो ये नाउन कुछ कैटेगरीज में बटी हुई हैं, जैसे कि कुछ बीमारियों के नाम, मीसल्स हो गया, मम्स हो गया, रिकेट्स हो गया, शिंगलेस हो गया। ये सारी की सारी जो बीमारियां हैं इनके नाम क्या है, लास्ट में आ रहा है साउंड स, लेकिन सारी की सारी सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट नहीं है। खेलों के नाम, बिलियर्ड्स, डार्ट्स, बॉल्स, डोमिनोज, ड्रॉट्स, ये सारे के सारे खेलों के नाम जो हैं ये भी हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट बनेंगे। एटसेट्रा का मतलब ऐसे और भी कई शब्द हैं। विषयों के नाम, नेम्स ऑफ सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, फोनेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, लिंग्विस्टिक्स, एथिक्स, क्लासिक्स, एथलेटिक्स, पॉलिटिक्स, ये सारे के सारे शब्द जो हैं ये विषयों के नाम हैं, नेम्स ऑफ सब्जेक्ट्स हैं। ये भी हमेशा सिंगुलर रहते हैं। कुछ प्रॉपर नाउन भी इसमें आ जाते हैं, जैसे कि नेपल्स हो गया, एल्गिरीज हो गया, द एथेंस हो गया, द वॉल्स हो गया, द वेल्स हो गया, द यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, द यूनाइटेड नेशंस हो गया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो गया, द ईस्ट इंडीज हो गया, द वेस्ट इंडीज हो गया, द फिलीपींस हो गया। ये सारे के सारे क्या है, प्रॉपर नाउन है। खास करके इन सब के बारे में बात की जाए तो स्थानों के नाम है, स्थान अथवा इनमें से कुछ देश के नाम भी है, शहर, टाउन, कोई पर्वत, इन सब के नाम जो होते हैं ये प्रॉपर नाउन में आते हैं। तो ये हो गया। इसके अलावा कुछ शब्द और आ जाते हैं अलग से, न्यूज़ हो गया,
इनिंग्स हो गया, बैरेक्स हो गया, सीरीज हो गया, समन्स हो गया, सिंगुलर हैं। यानी कि जितने अभी तक हमने पढ़े ये सारे के सारे किस तरह के नाउन हैं? ये सब सिंगुलर नाउन है। तो इनके साथ जो वर्ब आती है वो वर्ब भी कैसी आनी चाहिए? सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। कुल मिलाकर के बात 100 बातों की एक बात ये है कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। हर वो नाउन जिसके लास्ट में स का साउंड आ रहा है वो प्लूरल नहीं होता। उसमें से कुछ ये कैटेगरीज हैं जहां पर लास्ट में स का साउंड तो आ रहा है लेकिन ये सिंगुलर हैं, प्लूरल नहीं है। ठीक है, तो जो स का साउंड होगा वो प्लूरल बनाने वाला नहीं होता। नेक्स्ट है इसके अंदर पुस्तकों के शीर्षक, यानी कि वो किताब जिन किताबों के टाइटल्स जो प्लूरल होते हैं। जैसे कि एक बुक है 3 इडियट्स, तो 3 इडियट्स को हम कैसे देखते हैं? क्या 3 इडियट्स मतलब 3 इडियट हैं, तो 3 इडियट तो प्लूरल होंगे क्योंकि 2 से अधिक हो गए। नहीं भैया, यहाँ पे 3 इडियट्स में वास्तविक इडियट्स की बात नहीं हो रही है। 3 इडियट्स एक बुक का नाम है और बुक कितनी है? एक। उस बुक का टाइटल है 3 इडियट्स। तो यहाँ 3 इडियट्स में 3 लोगों की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर 3 इडियट्स से क्या बताया जा रहा है? उस बुक को या उस मूवी को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। ऐसे तो अली बाबा और 40 चोर के अंदर 41 लोग हो गए। किताब तो एक ही है भाई, 41 किताबें थोड़ी है कि एक एक चोर पे एक एक किताब लिखी हुई है। तो अली बाबा और 40 चोर क्या है? 41 लोग नहीं है, एक किताब का नाम है। किताब कितनी है? एक। तो उस तरीके से हम समझ सकते हैं कि पुस्तकों के जो शीर्षक होते हैं वो भी हमेशा क्या रहते हैं? सिंगुलर रहते हैं। जैसे कि अरेबियन नाइट्स, 3 मस्कीटियर्स, ये वही है 3 इडियट्स वाला इंग्लिश नेम। गुलिवर्स ट्रैवल, वॉर एंड पीस, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, आर्म्स एंड द मैन, द राइवल्स, लैम्प्स टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, सोहराब एंड रुस्तम, लॉयंस ऑफ द ईस्ट। ये सारे के सारे क्या हैं? टाइटल ऑफ बुक हैं। क्या है गाइस? ये टाइटल ऑफ बुक्स, ये बुक्स के टाइटल हैं, किताबों के नाम हैं। तो अब यहां पर आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स हैं। उन एग्जाम्पल्स को देख करके आप मुझे बताएंगे कि इनमें से कौन से एग्जाम्पल्स रॉन्ग हैं और कौन से राइट हैं। चलिए गाइस बताइए, आपके सामने 4 एग्जाम्पल्स हैं, इनमें से कौन कौन से सही, कौन कौन से गलत। मीसल्स इज अ डेंजरस डिजीज, बिलियर्ड्स इज एन इंटरेस्टिंग गेम, फिजिक्स इज एन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, द यूनाइटेड स्टेट्स हैज अ बिग आर्मी। चलिए स्टार्ट कीजिए फटाफट से। 1 2 3 4 बताइए, टाइम को टैग करके बताइए कौन सा सही कौन सा गलत। मैं बता रहा हूं, हमारा पहला राइट, दूसरा राइट, तीसरा राइट, चौथा राइट। क्यों राइट? मीसल्स बीमारी का नाम सिंगुलर है, ठीक है, सिंगुलर हमारा सब्जेक्ट और सिंगुलर ही हमारी वर्ब। बिलियर्ड्स खेल का नाम, तो सब्जेक्ट सिंगुलर एंड इज आ गया तो वर्ब भी सिंगुलर। फिजिक्स विषय का नाम, सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर। द यूनाइटेड स्टेट्स प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन होते हुए सब्जेक्ट सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर। तो ये चारों के चारों हमारे जो एग्जाम्पल्स हैं, ये चारों एग्जाम्पल बिल्कुल सही हैं, इनमें कोई मिस्टेक नहीं है। अब इसमें नोट आता है, नोट जब भी आए समझ लेना अपवाद की बात करेगा। नोट शब्द जब भी आए किसकी बात करेगा? हमेशा बात करेगा अपवाद की, यानी कि ऐसी चीजों की बात करेगा जो मूल नियम से थोड़ा सा अलग होगा, या मूल नियम में अगर कोई चीज जुड़ जाती है, कोई परिवर्तन हो जाता है, तो वो परिवर्तन किस तरीके से हुआ है या उस परिवर्तन में किन चीजों का ध्यान रखना है उसकी बात करेगा। सब्जेक्ट के नाम से पहले यदि हिज आ जाए, द आ जाए या सच आ जाए, अगर इत्यादि का प्रयोग करके उससे गुण या क्वालिटी का बोध होता है। किसका बोध होता है? किसी भी व्यक्ति के गुण या क्वालिटी का बोध होता है, तब इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना चाहिए, तब इनके साथ प्लूरल वर्ब आ जाएगी। जैसे कि एग्जांपल देखिए, हिज मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स तो एक सब्जेक्ट का नाम है, मैथमेटिक्स क्या है? एक सब्जेक्ट का नाम है। उसकी मैथमेटिक्स आर वीक, वह गणितीय हिसाब से मैथमेटिकल
कैलकुलेशन में कमजोर है। यानी कि ये हिज जो है ये किसी व्यक्ति के लिए कहा जा रहा है कि उसकी जो कैलकुलेशन है या उसकी जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है उसमें वह वीक है, उसमें वह कमजोर है। गुण के रूप में आया ना मैथमेटिक्स, विषय के रूप में नहीं आया। मैथमेटिक्स का प्रयोग किसके रूप में किया गया? हिज के मैथमेटिक्स यानी कि मैथमेटिकल कैलकुलेशंस का जो गुण है उसके बारे में बात की जा रही है। तो यहां पे आर हो जाएगा, सब्जेक्ट यहां पर सिंगुलर है, तब भी वर्ब यहां पर प्लूरल हो गई, क्योंकि यहां पर इसे विषय के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जा रहा है, बल्कि गुण दर्शाने के लिए कि आपकी कैलकुलेशंस का गुण कैसा है वो दर्शाने के लिए किया जा रहा है। तो यहां पे इसे प्लूरल कर दिया जाएगा। वेजिस एक ऐसा शब्द है, वेजिस का दो अर्थ निकलते हैं। देखो मैं यही बता देता हूं आपको। वेजिस का प्रयोग जब पनिशमेंट के लिए किया जाएगा, किसी को सजा देने के अर्थ में किया जाएगा, तो वह सिंगुलर होता है और इसके साथ हमेशा सिंगुलर का प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाना चाहिए, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना सही रहता है। जैसे कि द वेजेस ऑफ सिन इन डेथ, यानी कि द वेजेस यानी कि पनिशमेंट जो है किसका? सिन का मतलब होता है पाप का, कि पाप का जो पनिशमेंट है, पाप करने का जो आपको सजा मिलेगी पाप करने की, उसके बारे में अगर बात की जाएगी तो यहां पर हम इसका प्रयोग किसके रूप में कर रहे हैं? सिंगुलर के रूप में कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर वेजेस का अर्थ क्या है? सजा के अर्थ में है। किस अर्थ में है? सजा के अर्थ में इसका प्रयोग किया गया है। लेकिन जब वेजेस का प्रयोग पेमेंट का मतलब होता है एक तरीके से तनख्वाह बोलते हैं इसे, है ना, तनख्वाह, या फिर आप ये कह सकते हैं सैलरी। हालांकि वेजेस जो होते हैं, तनख्वाह जो सैलरी होती है, इसको वेजेस तब कहा जाता है जब ये प्रतिदिन के हिसाब से दी जाए। इसके लिए हिंदी में एक शब्द और आता है जो बहुत ही फेमस है, वो है दिहाड़ी, कि आज की दिहाड़ी कितनी मिली आपको, है ना, प्रतिदिन का आपको पेमेंट कितना मिल रहा है, तो दिहाड़ी के रूप में प्रयुक्त हो जाता है। तो पेमेंट के रूप में हो तो यहां पर ये प्लूरल होता है और प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करता है। तो वेजेस शब्द अगर कर्ता के रूप में दिखाई दे तो हमें देखना है कि सजा के रूप में बात कर रहा है या भुगतान दिहाड़ी के रूप में बात कर रहा है, प्रतिदिन का मेहनताना मजदूरी के रूप में बात कर रहा है। अगर बात करेगा सजा की तो सिंगुलर हो जाएगा, अगर बात करेगा पेमेंट की तो प्लूरल हो जाना चाहिए। आपके सामने दो एग्जाम्पल है, बताइए कौन सा सही कौन सा गलत। एक एग्जाम्पल हम लोग यहाँ देख चुके हैं, इन दोनों में से कौन सा सही है कौन सा गलत है फटाफट से मुझे बताइए। स्टार्ट करते हैं। तो वेजेस यहाँ पर 30,000 है, यानी कि तनख्वाह के रूप में बात हो रही है। वेजेस जो कि चुकाई जानी है किसको? एम्प्लॉयज को। एम्प्लॉयज यानी कि जो भी आपके यहाँ काम करने वाले हैं उन्हें वेजेस दिया जाने वाला है। तो दोनों जगह पर वेजेस का प्रयोग किस रूप में हुआ है? दोनों जगह पर पेमेंट के रूप में हुआ है, इसलिए पेमेंट के रूप में होगा तो हम इसे क्या मानेंगे? प्लूरल मानेंगे। तो देखिए आर तो मेरा वर्ब प्लूरल है, बिल्कुल सही। यहां पर क्या आ गया? आर। यहां पर भी मेरा वर्ब क्या हो गया? प्लूरल हो गया। इसका मतलब मेरे दोनों सेंटेंस करेक्ट हैं, इनमें से कोई भी सेंटेंस इनकरेक्ट नहीं है या गलत नहीं है। अगला देखते हैं गाइस, अगला नियम क्या कहता है हमारा? किसी वाक्य में वर्ब उसके सब्जेक्ट के अनुसार लगती है, ना कि कॉम्प्लीमेंट के अनुसार। इस बारे में मैं एक बार पहले भी बात कर चुका हूं, जब मैंने टेंस पढ़ाया था तो हम लोगों ने वहां एक सडन एक्शन वाला रूल देखा था। तब मैंने आपको बताया था, मैंने कहा था हियर या देयर से कोई वाक्य शुरू हो। तो एग्जाम्पल कुछ ऐसा लिया था, देयर आर द बुक्स, देयर आर द बुक्स। और एक और आ गया यहां पे, देयर इज द बुक। ठीक है, तो यहां पर ये मैंने दो वाक्य लिए। वाक्य की शुरुआत में मुझे क्या दिखाई दे रहा है? तो वाक्य की शुरुआत में दोनों जगह मुझे दिखाई दे रहा है देयर, लेकिन देयर के बाद एक जगह आर आ गया और एक जगह इज आ गया। इसका मतलब सीधा सीधा एक अर्थ तो ये निकल रहा है कि देयर से तय नहीं हो रहा है कि हमारी जो वर्ब होगी वो सिंगुलर होगी कि प्लूरल होगी। इतनी बात तो क्लियर है ना, क्योंकि दोनों जगह देयर है। ऐसे ही दोनों जगह अगर हियर होता
तो भी बात वही थी कि देयर और हियर जो है वो तो तय नहीं करेंगे यहाँ पे कि यहाँ पर वर्ब जो है वो सिंगुलर होगी या प्लूरल होगी, तो फिर कौन तय कर रहा है कि कहाँ इज आएगा कहाँ आर आएगा? तो आगे वाला ये जो कॉम्प्लीमेंट बना हुआ है, ये जो हमारा सब्जेक्ट बना हुआ है, यही तय करेगा। तो बुक्स था तो आर लग गया और बुक था तो इज लग गया। इसका मतलब ये यहां से तय नहीं हो रहा है, ये यहां से फिक्स हो रहा है कि क्या करना है। अब जैसे कि यहां पर देखिए, हम अगर एग्जाम्पल देखें, माई ओनली गाइड इज माई पेरेंट्स, तो मेरे एकमात्र मार्गदर्शक जो है मेरे माता पिता हैं। तो यहां पर हमारा जो हम करेंगे सब्जेक्ट का चुनाव करेंगे, तो माई ओनली गाइड और माई ओनली गाइड दोनों एक जैसा है कि नहीं है? बोलो हाँ कि ना। जैसे हमने यहाँ देयर देखा, लेकिन यहां लग गया इज और यहां लग गया आर। क्या कारण है? क्योंकि यहां पर माई पेरेंट्स और माई पेरेंट्स दोनों हैं। तो आपके हिसाब से यहां कौन सा सही है, कौन सा गलत है, एक बार मुझे बताइए, उसके बाद आगे बात करते हैं। तो सही आंसर हमारा गाइस यहां पर बनेगा माई ओनली गाइड के अकॉर्डिंग बनेगा आर बनेगा, क्योंकि माई पेरेंट्स जो है यहां पर क्या है? माई पेरेंट्स यहां कॉम्प्लीमेंट है। एक एग्जाम्पल इसका और देता हूं, उसे एक एग्जाम्पल को और देख लेना आप, ठीक है? तो यहां पर अगर मैं कहता हूं माई नेम इज चित्रांश, ठीक है? तो मैं कहता हूं माई नेम इज चित्रांश, तो यहां पर इज जो लगा है वो माई नेम के अकॉर्डिंग लगा है, ना कि चित्रांश के अकॉर्डिंग। चित्रांश के अकॉर्डिंग यहां पर इसका प्रयोग नहीं हुआ है, माई नेम के अकॉर्डिंग हुआ है, क्योंकि चित्रांश शब्द यहां क्या है? कॉम्प्लीमेंट है, केवल और केवल कॉम्प्लीमेंट की तरह काम आ रहा है। जबकि मेरा सब्जेक्ट कौन है? माई नेम जो है वो मेरा सेंटेंस का सब्जेक्ट बनेगा। चित्रांश जो है वो एक कॉम्प्लीमेंट है। जैसे कि द चेयर इज ब्राउन, तो द चेयर हमारा सब्जेक्ट है, ब्राउन हमारा कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है? यू आर माई फ्रेंड, तो इस कंडीशन में यू जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, इसलिए आर लगा, और माई फ्रेंड क्या है? हमारा कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है? तो इस तरीके से हम लोग इस तरह के सेंटेंस को देखेंगे। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, कॉम्प्लीमेंट के अकॉर्डिंग नहीं करते। कई स्टूडेंट को डाउट रहता है कि सर इस तरह के वाक्यों में हम इसे कॉम्प्लीमेंट ही क्यों कहते हैं, हम इसे ऑब्जेक्ट क्यों नहीं कहते? सामान्यतः हम ऐसे पढ़ते हैं ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे ही पढ़ते हैं। तो सर आपने चित्रांश को कॉम्प्लीमेंट क्यों कहा, ऑब्जेक्ट क्यों नहीं कहा? तो आप में से अगर किसी को इस क्वेश्चन का आंसर पता है कि इसे मैं यहाँ कॉम्प्लीमेंट क्यों कह रहा हूँ, ऑब्जेक्ट क्यों नहीं कह रहा, तो समझाते हुए आप चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में, जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं, कमेंट कीजिए कि ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट क्यों नहीं है और ये कॉम्प्लीमेंट क्यों है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, उसकी क्या डेफिनेशन होती है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, उसकी क्या डेफिनेशन होती है, उसके बारे में मुझे फटाफट से बताइए, ठीक है? कमेंट करके बताइएगा। आज एक बढ़िया रिसर्च पॉइंट मिला आप लोगों को। जब सब्जेक्ट अ पेयर ऑफ सीजर्स हो, ग्लव्स हो, सॉक्स हो, ट्राउजर्स हो, शूज हो, शेयर्स हो, अर्थात दो भागों से मिलकर बना होता है, तो उसे सिंगुलर माना जाता है। इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। हमारे पास कोई वस्तु है और वो वस्तु जो है वो एक है, लेकिन दो भागों से मिलकर के बनी है, तो एक वचन होगी या बहुवचन होगी? ये एक सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है? तो देखिए, सिजर्स जो है अपने आप में प्लूरल है, ग्लव्स जो है अपने आप में प्लूरल है, सॉक्स जो है अपने आप में प्लूरल है, ट्राउजर्स जो है अपने आप में प्लूरल है, शूज जो है प्लूरल है, शर्ट जो है वो प्लूरल है। अब ये सारी की सारी चीजें क्या है? प्लूरल है। आप ऐसा मत सोचना कि मैं गलत बोल रहा हूं, शायद गलती से मेरे मुंह से निकल रहा है, नहीं, मैं बहुत सोच समझ के बोल रहा हूं। एक कैंची जो होती है ना, हमें लगता है यार एक ही तो कैंची है हमारे हाथ में, लेकिन वो दो ब्लेड से मिलकर के बनी होती है, इसलिए वो प्लूरल होती है। कभी भी सिजर वर्ड नहीं होता, सिजर्स होता है। ये मेरा चश्मा दिख रहा है आप लोगों को, अब ये चश्मा बोलना हिंदी में तो ठीक है, इंग्लिश में होता है चश्मे, ग्लासेस, हाँ, स्पेक्टिकल्स, या फिर स्पेक्स बोल देते हैं कई लोग बोल देते हैं सन ग्लासेस, हाँ,
तो ग्लासेस दो से मिलकर के बने हैं ना, दो ग्लास है ना इसके अंदर। इसी तरीके से ट्राउजर्स जो होती हैं या पैंट्स जो होती हैं या जीन्स जो होती हैं, ये हमेशा बेसिक फॉर्म में प्लूरल में ही रहते हैं, कभी भी सिंगुलर नहीं होते, कभी भी एक वचन के नहीं होते। लेकिन जब इनके आगे, महत्वपूर्ण बात बोल रहा हूं, कान खोल के सुन लो, अगर ये बात नहीं सुनी तो कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन इन सब के आगे अगर अ पेयर ऑफ जुड़ा हो, सीजर्स बेसिकली प्लूरल है, अ पेयर ऑफ सीजर्स बोलते ही सिंगुलर हो गया, ग्लव्स प्लूरल है, अ पेयर ऑफ ग्लव्स बोलते ही सिंगुलर हो गया, सॉक्स मोजे प्लूरल है, दो ही तो होते हैं मोजे, ऐसा कोई है क्या कि एक मोजा पहन लिया एक नहीं पहना, दोनों साथ में जोड़े से ही पहने जाते हैं। लेकिन अ पेयर ऑफ सॉक्स अगर बोला जाता है तो वहां पर भी ये सिंगुलर बन जाता है। तो ऐसी चीजें जो दो भागों से मिलकर के बनी हो और बनने के बाद, निर्मित होने के बाद एक बने, वो मूलतः प्लूरल होती हैं, लेकिन अ पेयर ऑफ जुड़ जाने के बाद वो सिंगुलर हो जाती हैं, क्योंकि उनके दो भागों को मिलाकर के, अब ये क्या कह रहा है कि जोड़ा है, और जोड़ा तो एक ही होता है ना। तो पति और पत्नी मिलकर के कितने पेयर हैं? एक पेयर हैं, लेकिन पति अलग है पत्नी अलग है, दो लोग हैं तो दो लोग मिल गए तो कपल। अब कपल जो है वो कितने होंगे? एक, उसमें एक पति होगा एक पत्नी होगी, ठीक है। इसी प्रकार से पेयर यानी कि दो चीज, अब दो चीज को जब एक समूह के रूप में, एक जोड़े के रूप में देखा जाएगा तो जोड़ा कितना है? एक। ये डिफरेंस होता है कि यहां पर अ पेयर ऑफ जुड़ जाने के बाद में ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये सिंगुलर हो जाती हैं, प्लूरल नहीं रहती है, इन्हें प्लूरल नहीं मानना चाहिए। एग्जांपल्स में हमें क्या मिलता है गाइस? यहां पे दिस पेयर ऑफ सिजर्स, क्या मिला यहां पे हमें? दिस पेयर ऑफ सिजर। तो पेयर ऑफ और सिजर्स इज गुड फॉर टेलर्स। तो ये जोड़ा जो है किसका? कैंची का, कैंचियों का नहीं, कैंची का, एक ही कैंची है, उसका जो जोड़ा है वो टेलर्स के लिए अच्छा है। अब मान लो मैं एक कल्पना कर रहा हूं केवल, है ना, सेकंड वाला जो है वो लिखा हुआ क्या है? अ पेयर ऑफ शूज प्लेस्ड इन द कॉर्नर। अब अगर एक चीज छोटी सी पूछूं कि इसमें से मैंने अ पेयर ऑफ हटा दिया, मान लीजिए कि ये हिस्सा है ही नहीं, और यहां लिखा हुआ है शूज इज प्लेस्ड इन द कॉर्नर, तो मुझे बताओ कि ये वाक्य सही होगा या गलत होगा? यहां आपको मुझे बताना है कि ये राइट है या रॉन्ग है, और अगर ये रॉन्ग है तो इसका राइट सेंटेंस क्या बनेगा? फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओ। अ पेयर ऑफ हटा देना और केवल लिखना शूज डैश प्लेस्ड इन द कॉर्नर। तो यहां इज सही है या यहां पर आर हो जाएगा? फटाफट से देख करके मुझे बताना, ठीक है। अब इसका एक्सेप्शन केस देख रहे हैं, लेकिन यदि शब्द अ पेयर ऑफ यूज नहीं किया गया हो, अगर अ पेयर ऑफ का इस्तेमाल नहीं किया गया हो और केवल प्लूरल वर्ड का यूज किया गया हो तो इसे प्लूरल माना जाता है। तब यहां पर ये प्लूरल का प्लूरल ही रहेगा, सिंगुलर नहीं होगा। तो जिन्होंने अभी पॉज करके लिखा होगा उनका तो ठीक है, जिन्होंने नहीं लिखा वो अब लिख सकते हैं, क्योंकि इनके ऊपर क्वेश्चन नीचे आंसर, तो सामने ही पता चल रहा है क्या होना है। एग्जाम्पल में हमें क्या मिलता है? देखिए, दोज ट्राउजर्स आर ब्लैक। अब यहां पर अ पेयर ऑफ नहीं था ना, ट्राउजर्स था ना, तो ट्राउजर्स के साथ क्या हो गया? आर हो गया। हर शूज वर गुड, शूज के साथ क्या आ गया? वर आ गया, क्योंकि इससे पहले क्या नहीं आया? अ पेयर ऑफ जो है ये मिसिंग है। अगर अ पेयर ऑफ होता तो ऐसा नहीं होता, अ पेयर ऑफ नहीं है, इसलिए यहां पर ये ऐसा है। नेक्स्ट देखिए, कुछ ऐसे नाउन्स हैं जैसे कि कैटल हो गया, पीपल हो गया, जेंट्री हो गया, पब्लिक हो गया, पुलिस हो गया, पीसेंट्री हो गया, पोल्ट्री हो गया, कैवेलरी हो गया। ये सब फॉर्म में यानी कि देखने में, दिखने में कैसे लगते हैं? सिंगुलर लगते हैं, लेकिन इनका प्रयोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में किया जाता है, इसलिए इनके साथ लगने वाली वर्ब भी प्लूरल होती है। वही बात आ गई भैया, अगर चिल्ड्रन है तो स सुनाई नहीं दे रहा, स सुनाई नहीं दे रहा तो हमें लग रहा है कि सिंगुलर होगा। पीपल है, क्या नहीं सुनाई दे रहा? पीपल के लास्ट में स सुनाई नहीं दे रहा, तो हमें लगेगा कि सिंगुलर है। लगा दो भैया इज, लगा दो भैया वॉज, लगा दो भैया हैज, और करा लो अपना आंसर गलत। तो ये काम नहीं करना है। कैटल, पीपल, जेंट्री, पब्लिक, पुलिस, पीसेंट्री, पोल्ट्री,
कैवेलरी, ये सारे के सारे वर्ड जो हैं ये दिखने में सिंगुलर लगते हैं, देखने में ऐसा लगता है कि सिंगुलर होंगे, लेकिन वास्तविकता में अर्थ में प्लूरल होते हैं, इसलिए इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाना चाहिए। नीचे 5 एग्जाम्पल हैं, फटाफट से मुझे बताओ कौन सा सही कौन सा गलत, तो उस अर्थ में फिर आगे बात करेंगे। ठीक है, चलिए फटाफट से होल्ड कर लीजिए और मुझे बताइए कौन सा इसमें से राइट है, कौन सा इसमें से रॉन्ग है। नंबर 1 2 3 4 5 फटाफट पॉज करो वीडियो, देखो, काम निपटाओ। चलो, तो कैटल जो है वो हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, आर जो है हमारी प्लूरल वर्ब है, पीपी का रूल जो है फॉलो हो गया, कोई दिक्कत नहीं। पुलिस प्लूरल, आर प्लूरल, पीपल प्लूरल, आर प्लूरल, जेंट्री प्लूरल, वर प्लूरल, पोल्ट्री प्लूरल, आर प्लूरल। द कैटल आर गेजिंग इन द फील्ड, जितने भी मवेशी हैं वो सभी के सभी क्या कर रहे हैं, फील्ड में घास खा रहे हैं। सामान्य बोलचाल की भाषा में कहते हैं चर रहे हैं। ठीक है, तो गेजिंग का मतलब है चरना, घास खाना, जिस तरीके से वो खाते हैं। पुलिस जो है वो चोरों को पकड़ रही है, उनका पीछा कर रही है। लोग जो है उत्तर प्रदेश के वो हार्ड वर्किंग होते हैं। हार्ड वर्क, अच्छा उत्तर प्रदेश के लोग हार्ड वर्किंग होते हैं, मुझे पता नहीं था। बताना भाई आप लोगों में से कौन कौन है उत्तर प्रदेश से, और क्या सच में उत्तर प्रदेश के लोग हार्ड वर्किंग होते हैं क्या? मुझे जानकारी नहीं है, मैं ज़्यादा गया नहीं हूँ, बहुत कम समय के लिए वहाँ गया हूँ, कुछ 2 4 5 दिन के लिए घूमने के लिए गया था, बाकी ज़्यादा ऐसा अनुभव मेरा रहा नहीं है। तो आप लोग मुझे बताइए प्लीज़ कि उत्तर प्रदेश के लोग क्या सच में हार्ड वर्किंग होते हैं, और स्टूडेंट्स भी हार्ड वर्किंग होते हैं क्या, या केवल लोग जो मेहनत मजदूरी करते हैं या घर चलाने वाले होते हैं केवल वो हार्ड वर्किंग होते हैं? एक बार कमेंट करके बताइएगा प्लीज़। द जेंट्री वर इन्वाइटेड, जेंट्री को इन्वाइट किया गया, उसे आमंत्रित किया गया। पोल्ट्री आर सोल्ड हियर, यानी कि पोल्ट्री यानी कि पालतू मुर्गियां और बतख इत्यादि जो है उन्हें यहाँ बेचा जाता है। इस तरीके से यहाँ अर्थ बन रहा है। लेकिन कुछ कलेक्टिव नाउन्स हैं, जैसे कि कुछ कलेक्टिव नाउन यानी कि समूहवाचक संज्ञा, है ना, यही बोलते हैं ना हिंदी में, समूहवाचक या वाची क्या बोलते हैं, समूहवाचक संज्ञा। जैसे कि गवर्नमेंट हो गया, बोर्ड हो गया, स्टाफ हो गया, कमेटी हो गया, कंपनी हो गया, जूरी हो गया, बोर्ड हो गया, आर्मी हो गया, सोसाइटी हो गया, पार्लियामेंट हो गया, ये सारे के सारे सिंगल बॉडी के रूप में हैं। किस रूप में होते हैं? अगर सिंगल बॉडी के रूप में किया जाता है इनका प्रयोग तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा तथा प्रोनाउन इट या इट्स का प्रयोग होता है। किंतु जब इनके इंडिविजुअल मेंबर्स या यूनिट अर्थात नाउन ऑफ मल्टीट्यूड, नाउन ऑफ मल्टीट्यूड का मतलब क्या है कि जहां पर वाक्य से ऐसा लग रहा है कि यार एक रूपता नहीं है, एकता नहीं है इनके बीच में, अलग अलग लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं, तो नाउन ऑफ मल्टीट्यूड का जहां पर बोध होता है वहां पर प्लूरल वर्ब तथा प्रोनाउन जो है देम या देयर का प्रयोग किया जाता है। शानदार रूल, आउटस्टैंडिंग रूल, बहुत बढ़िया रूल है ना। बात को पहले देसी भाषा में समझते हैं, उसके बाद में विदेशी भाषा में अगली स्लाइड पे आ जाएगा, मतलब इंग्लिश में अगली स्लाइड में आ जाएगा, अपन अपनी बोलचाल की भाषा में इसको निपटा लेते हैं मामले को। तो भाई देखो बात इतनी सी है कि अगर कोई एक टीम है, कोई भी एक समूह है, इनमें से कोई भी समूह है और उनमें एक रूपता दिख रही है, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर वो एक ग्रुप की तरह दिखाई देगा और सिंगुलर हो जाएगा। उनमें से आधे लोग अलग हैं, आधे लोग अलग हैं, आधे लोगों की विचारधारा अलग है, एकता दिखाई नहीं दे रही, यूनिटी दिखाई नहीं दे रही, या यूनिफॉर्म नहीं है एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा, तो वहां पर वो प्लूरल हो जाता है। एग्जाम्पल समझो सीधा सीधा जूरी का। सबसे पहले तो मान लीजिए कि जूरी का मतलब होता है कि 5 जजेस की बेंच, यानी कि ऐसी अदालत जिसमें एक नहीं 5 जज या मजिस्ट्रेट्स या फिर न्यायाधीश महोदय जो है वो बैठे होते हैं। अब 5 में से 5 ने कह दिया कि सामने वाला व्यक्ति अपराधी है, इसको जेल में डालो, तो यहां पर जूरी यानी कि 5 जजेस की बेंच को जूरी कह दिया हमने, तो 5 लोग हैं, तो पांचों की जो डिसीजन था पांचों का उसमें एक रूपता दिखाई दी, यूनिटी दिखाई दी। 5 ने क्या कहा, अपराधी है जेल में डालो, तो जेल में डालने के लिए 5 ने कह दिया, तो यहां पर जूरी सिंगुलर हो गया। यहां पर जूरी शब्द क्या हुआ, सिंगुलर हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि 5 थे, 5 के 5 ने कह दिया कि भैया इसको जेल में डालो।
अब अगला केस आया, जूरी वही बैठी है, लेकिन अगले केस में क्या हुआ, 5 में से 3 ने कहा जेल में डालो, 2 ने कहा कि नहीं नहीं अभी सुनवाई आगे और देखेंगे और देखना चाहते हैं कि वास्तविकता में इसमें क्या हुआ है, जल्दबाजी नहीं करते हैं, अभी इसको जेल में नहीं डालते हैं, है ना, आजाद भी नहीं करना है, जेल भी अभी नहीं डालना है, लेकिन देखते हैं इसको, अभी जमानत दे दो। तो अब यहां पर क्या हुआ कि 3 अलग हो गए, 2 अलग हो गए भैया। यहां पर तो यूनिटी थी, यहां यूनिटी नहीं है, तो यहां पर ये जो जूरी सिंगुलर हुआ था ना, यही जूरी वर्ड यहां आकर प्लूरल हो जाएगा। इसके लिए बोलचाल की भाषा में मैं कई बार एक सेंटेंस यूज करता हूं कि जूरी हैज सिमिलर ओपिनियन। तो आगे क्योंकि मुझे मिला सिमिलर ओपिनियन, यानी एक जैसा मत है या एक जैसी राय है, तो सिमिलर है, और सिमिलर होने की वजह से जूरी क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। लेकिन इसी जगह मैं कहता हूं ना, जूरी हैव डिफरेंट ओपिनियंस, कि जूरी जो है उनमें अलग अलग विचारधाराएं हैं, अलग अलग राय हैं उनकी। तो यहां पर डिफरेंट ओपिनियन है, इसका मतलब जूरी शब्द में क्या नहीं दिखाई दे रहा, यूनिटी दिखाई नहीं दे रही, इसीलिए मैंने वहां पर हैव लगा लिया। तो जहां सिमिलर ओपिनियन थी, यूनिटी दिखाई दे रही थी, हैज लग गया। जहां डिफरेंट ओपिनियंस है वहां पर यूनिटी दिखाई नहीं दे रही, तो हैव लगा लिया। तो सिंगुलर और प्लूरल क्या है, यही सिंगुलर है यही प्लूरल है। जूरी को जूरीज मत कर देना प्लूरल करने के लिए। आगे का जो वाक्य है उसका अर्थ देखो और उससे पता लगाओ कि यूनिटी दिख रही है, एक रूपता, समान रूपता या समरूपता दिख रही है या नहीं दिख रही। अगर दिख रही है गो फॉर इट, सिंगुलर कर दो, नहीं दिख रही तो भी गो फॉर इट प्लूरल कर दो। देखना है कि भाई एक रूपता है या नहीं है। चलिए 4 सेंटेंसेस आ गए, बताइए सही कौन सा, गलत कौन सा। अरे बढ़िया, इसमें तो प्रोनाउन की नॉलेज भी चाहिए होगी यार, मजा आ गया क्वेश्चंस अच्छे आए इस बार, राइट और रॉन्ग वाले, चारों क्वेश्चन बढ़िया हैं। चलिए इसका आंसर देखने के लिए वापस से एक बार पिछली फ्रेम पे चलते हैं, और पिछली फ्रेम हमें प्रोनाउन में क्या सजेस्ट करती है वो देखते हैं। तो सिंगुलर वर्ब होगी तथा प्रोनाउन क्या होगा, इट या इट्स होगा। इट या इट्स हो गया, इसका मतलब हमारा सब्जेक्ट क्या था, सिंगुलर था। और देम या देयर है तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है। तो हमें इट, इट्स या देम, देयर देख करके डिसाइड करना पड़ेगा यहाँ पे कि क्या करना है। तो देखो इट्स आया, देयर आया, इट्स आया, देयर आया। तो इट्स आता है तो सिंगुलर होता है, तो इट्स आया तो इसका मतलब सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो हैज लिखा, ठीक है मामला सही हो गया। देयर आया तो प्लूरल होता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो तो वर्ब भी प्लूरल हो जाती है, ठीक मामला बैठ गया। जूरी जो है इट्स आया तो सिंगुलर होना चाहिए, जूरी के अकॉर्डिंग सिंगुलर हो गया। देयर आया तो प्लूरल होना चाहिए, जूरी के अकॉर्डिंग प्लूरल हो गया, ठीक है। यानी कि 1 2 3 एंड 4 4 हमारे सेंटेंसेस हैं, और चारों सेंटेंसेस या चारों एग्जांपल्स हमारे बिल्कुल सही हैं। यहां पर गवर्नमेंट शब्द ने हमें सजेस्ट नहीं किया कि सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा, यहां पर इट्स और देयर ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आपको ठीक से अटेम्प्ट करने चाहिए। ये बहुत फेमस रूल है, चलते फिरते इस रूल पे क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि सब्जेक्ट या फिर कोई डिटर्मिनर या कोई एडजेक्टिव आकर के यहाँ डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं कर रहा है, बल्कि प्रोनाउन जैसी चीज जो है या फिर सेंस ऑफ द सेंटेंस या मीनिंग ऑफ द सेंटेंस जो है वो अगर आपको सिमिलैरिटी दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है, इससे पता लगाना है। दैट्स वाई इट्स एन इंपॉर्टेंट रूल, ठीक है, इसीलिए ये एक इंपॉर्टेंट रूल बन जाता है। नेक्स्ट गाइज हम लोग यहाँ पे देखते हैं, पीपल का प्रयोग जब राष्ट्र या जाति के अर्थ में हो, किसी राष्ट्र के लोगों के लिए बताया जाए या किसी जाति को दर्शाया जाए, उस अर्थ में अगर पीपल का प्रयोग होता है तो इसे काउंटेबल नाउन माना जाता है। ये एक्सेप्शन केस है गाइस, है ना। ये देखो दिखा देता हूं कहां का एक्सेप्शन है। ये यहां से एक्सेप्शन उठा है ना, ये जो पीपल है ना यहां से एक्सेप्शन केस उठेगा इसका। पीपल का प्रयोग जब राष्ट्र या जाति के अर्थ में होता है तो इस
तो इसे काउंटेबल नाउन माना जाता है। इसे क्या माना जाता है? काउंटेबल नाउन माना जाता है। तथा इसमें एस जोड़ करके इसे प्लूरल भी बना लिया जाता है। क्या बना लिया जाता है? इसे प्लूरल भी बनाया जाता है। जैसे मैनी डिफरेंट पीपल्स लिव इन दिल्ली। तो अब देखो भाई, कई लोग बोलते हैं कि सर पीपल वर्ड जो है वो तो सर पहले ही आपने बता दिया कि प्लूरल है। तो जब लोग के अर्थ में आता है, ठीक है, किसके अर्थ में आता है? लोग के अर्थ में आता है, लेकिन कोई स्पेसिफाई नहीं होता है कि राष्ट्र या जाति की कोई बात हो रही है। तो जब लोग के अर्थ में आएगा तो वो प्लूरल रहेगा। लेकिन जब हम अलग अलग जाति या राष्ट्र के लोगों की बात करते हैं तो वहां पर पीपल को पीपल्स बनाया जा सकता है प्लस एस करके। तो जब यहां पर मैं कहता हूं कि मैनी डिफरेंट पीपल्स लिव इन दिल्ली, तो इसका मतलब क्या है कि पीपल्स शब्द से यह बताया जा रहा है कि दिल्ली के अंदर अलग अलग राष्ट्र के या अलग अलग जाति के लोग रहते हैं। तो यहां पर पीपल को पीपल्स तब किया जा सकता है। पोल्ट्री का प्रयोग विशेष रूप से भोजन के अर्थ में होता है। इसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन माना जाता है तथा इसके सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाना चाहिए। तथा इसके साथ किसका प्रयोग होना चाहिए? इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होना चाहिए। जैसे कि पोल्ट्री कॉस्टली इन दिल्ली। पोल्ट्री का मतलब यह है कि भोजन के अर्थ में। पोल्ट्री का मतलब क्या है? भोजन के अर्थ में। तो भोजन जो है वो दिल्ली में कॉस्टली है। या आप ये भी कह सकते हैं कि नॉनवेज भोजन जो है वो कॉस्टली है। नॉनवेज मील जो है दिल्ली के अंदर वो कॉस्टली है, ऐसा इसे माना जाता है, क्योंकि ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो जाता है। तो यहां पर इस तरीके से हम इसे देख सकते हैं। तो गाइज, आज के लिए हम लोगों ने काफी सारे रूल्स को देखा, काफी सारे एक्सेप्शन केसेस को देखा। एक आध क्वेश्चन मैंने आपसे बीच में पूछा है। एक बहुत ही रिसर्च बेस्ड जो क्वेश्चन है वो मैं पूछ चुका हूं, उसी के आंसर की मैं एक्सपेक्टेशन रख रहा हूं कि ज्यादा नहीं, एक और छोटी सी मेरी डिमांड है कि मुझे केवल वो 100 स्टूडेंट्स चाहिए। आई एम जस्ट लुकिंग फॉर दोज 100 स्टूडेंट्स जो मुझे मेरे इस क्वेश्चन का आंसर दें, है ना। 100 लोगों की एक छोटी सी इंग्लिश आर्मी। छोटी सी एक इंग्लिश आर्मी के लिए मैं छोटी सी एक्सपेक्टेशन रखता हूं कि केवल 100 स्टूडेंट्स जो है मिनिमम, वो इस रिसर्च पॉइंट बेस्ड क्वेश्चन का आंसर जरूर दें जो लेक्चर में पूछा गया है। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट लेक्चर। टिल दैट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय। आई विल सी यू सून।